Yes, so now you all are online and welcome the JRF toppers, JRF and net toppers, I must say. Dear students, ये थर्ड टाइम है जबकि मैं JRF या नेट टॉपर्स के साथ में बातचीत कर रहा हूं आपके लिए, जिससे कि आप जो आगे के साइकिल्स में पॉल साइंस से या आईआर से भी यदि एग्जाम दे रहे हैं तो आपको एकदम जो हॉर्सेस माउथ, जो आपको बेस्ट सोर्स से जो मिल सकती है कि कैसे तैयारी की इन लोगों ने, किस रिसोर्स से की, कैसे टैकल किया जो पैटर्न एनटीए की है, और स्पेसिफिकली पेपर 1 पेपर 2 को कैसे करना चाहिए, ये बात यदि आपको टॉपर से मिले तो कैसा रहे, ये प्रयास है यहाँ पे। यहाँ हमारे साथ में 5 नेट और जेआरएफ के टॉपर हैं। आयुषी हैं, संजीवनी है जो फर्स्ट टाइम इन्होंने नेट क्वालिफाई किया, जेआरएफ नहीं किया है, लेकिन ये फर्स्ट सेमेस्टर मास्टर में ही थी तब इन्होंने दिया है, इसलिए मैंने इनको लिया है कि ऐसे कई स्टूडेंट आप compete कर सकते हो, जेआरएफ भी और नेट भी, जबकि आप बहुत अर्ली हो मास्टर्स में। मत वेट करना मास्टर्स खत्म होने का। हमारे साथ मिस्टर मोहंती है, निखिल मोहंती है, दुर्गा मोहंती है दिख रहा है बट ही इज निखिल मोहंती। इन्होंने जेआरएफ किया है। आदित्य सिंह ने बिल्कुल क्रैक कर दिया है 248 नंबर ला करके। इन्होंने 86 मार्क्स लाया है पेपर 2 में, तो आपको पेपर 2 जानना चाहिए। इसी तरह आयुषी ने पेपर 1 को सीधा क्रैक कर दिया है, 44 क्वेश्चन के करेक्ट है आउट ऑफ 50। और अंकित ने भी जेआरएफ किया है, इन्होंने भी पेपर 1 में 40 मार्क्स लाया है। सो अब मैं बोलना बंद कर रहा हूं, आप लोग इनको सुनिए, मैं क्वेश्चन पूछूंगा और फिर ये जवाब देंगे एक एक करके। मैं नाम पुकारूंगा, उस तरह से वो क्वेश्चन एक सेम रहेगी। मैं 5-6 क्वेश्चन पूछूंगा और ये एक एक करके शॉर्ट में जवाब देंगे आपके बेनिफिट के लिए। ओके देन आयुषी, आई एम एड्रेसिंग यू एंड टू ऑल। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में बताएं, कहाँ से पढ़ रहे हो, कितना टाइम दिया, कैसे स्ट्रक्चर किया और किस तरह से तैयारी की, कैवा अटेम्प्ट था एंड ऑल। चलिए आयुषी। ओके, हेलो सर। सो मैं बलिया उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और मैंने अपना मास्टर्स जेएनयू सीपीएस से किया था और फिलहाल मैं पीएचडी कर रही हूँ एसआईएस जेएनयू से। तो मेरी टोटल मार्क्स, एसआईएस क्या है? एसआईएस इज स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज। ओके तो मेनली इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े सारे सब्जेक्ट्स की पीएचडी यहीं से होती है। ओके ओके। So I scored 220 marks, out of which 88 marks मैंने पेपर 1 में लाए और 132 मार्क्स मेरे आए थे पेपर 2 में। और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट ही था। और इससे पहले क्या होता था कि इससे पहले पिछली बार मेरा एक क्वेश्चन के वजह से जेआरएफ रह गया था। तो इस बार मैंने पेपर 1 पे ज़्यादा फोकस किया था, तो मैं उस बारे में ज़्यादा बात करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा पेपर 1 में पूरे 44 क्वेश्चंस यानी कि 88 मार्क्स आए हैं। तो यस मोस्टली होता क्या है कि बच्चे पेपर 1 को उतना वेटेज नहीं देते हैं बिकॉज़ दे थिंक कि वो अनप्रेडिक्टेबल होता है या फिर वो तो हो जाएगा वहीं पे। बट आई रियलाइज्ड अपने पिछले 2 अटेम्प्ट्स में कि ये काफ़ी स्कोरिंग है, इसको क्रैक किया जा सकता है। सो मैंने अपने फ्रेंड के साथ मिलके हमने ये पैटर्न अच्छा, यहाँ नोटिस रुक जाओ किया। आयुषी, रुक जाओ, क्योंकि पेपर 1 पे मैं अलग से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो अभी तुम थोड़े ओवरऑल जो तुमने कितना टाइम लगाया इसमें इस साइकिल के लिए और कितने घंटे और क्या रिसोर्सेज, इसको करके पहले खत्म करते हैं क्या? ओके, ओके। तो मैंने इसकी प्रिपरेशन तो मैंने जून 2025 में भी की थी प्रिपरेशन, तो मेरा पहले का काफ़ी प्रिपेयर्ड था, तो इस अटेम्प्ट के लिए मैंने दोबारा से एक तरह से सिर्फ रिवीजन की थी। मैंने कुछ नया नोट्स वगैरह नहीं बनाया था। जो पिछले नोट्स थे उसको रिफाइन किया था और जो पहले के पैटर्न्स रह चुके हैं एनटीए जो रिपीट करते आ रहा है। जैसे उसने क्रोनोलॉजीज़ बहुत बढ़ा दी हैं। क्रोनोलॉजी के सवाल बढ़ा दिए हैं, फैक्चुअल सवाल बढ़ा दिए हैं। तो मैंने कोशिश की इस बार कि मैं वो सारी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दूँ, उन सारी चीज़ों को ज़्यादा मतलब कि उन पे ज़्यादा टाइम दूँ और स्पेशली जो 2 यूनिट्स हैं ये अ, यूनिट 7 जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वाला है और एक यूनिट जो इंटरनेशनल रिलेशंस वाला है। इसके क्वेश्चन हर साल बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने ट्राई किया कि मैं भी अपना फ़ोकस उधर ही शिफ्ट करूँ और मैंने पेपर 1 को भी बहुत टाइम डिवाइड किया, हर यूनिट में टाइम डिवाइड किया था। और ओवरऑल तो जून में नहीं होने के बाद मैंने पीएचडी के इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट किए थे उस टाइम पे। तो अगस्त और सितंबर तो उतना कुछ इसके लिए प्रिपेयर कर नहीं पाई। मैंने सीरियस तैयारी इसकी स्टार्ट कर दी थी सितंबर के एंड से और उस टाइम मैं कभी कुछ कर नहीं रही थी, तो मेरा
सारा टाइम सिर्फ प्रिपरेशन पे ही जाता था। तो मैं 6 से 7 घंटे आराम से प्रिपरेशन को पूरा कॉन्सन्ट्रेटेड टाइम देती थी और जब एग्ज़ाम पास आया दिसंबर में, तब मैंने और ज़्यादा टाइम इसको देना स्टार्ट किया था। मैंने रिवीज़न पे बहुत फ़ोकस किया था। तो ओके, गुड। तो आपने सुना, बहुत सारी बातें इन्होंने अच्छी कही। रिवीजन आपको कैच करना चाहिए, एंड शी इज ऑलरेडी डूइंग पीएचडी, और अब तो इनको स्कॉलरशिप भी मिलेगी जीआरएफ की। ओके संजीवनी, योर टर्न नाउ। यस सेम। सर, वीडियो ऑन कर सकते हैं सर? या ओके। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीवनी और मैं मास्टर्स सेकेंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मैं करंटली दौलत राम में इनरोल हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मेरा मास्टर्स चल रहा है। और मैंने इस बार फर्स्ट टाइम ही दिया था एग्जाम यूजीसी नेट एंड आई एबल टू स्कोर 186। और अगर मैं पेपर 1 और पेपर 2 की बात करूं तो मुझे लगता है कि जो पेपर 1 है वो बहुत अनप्रिडिक्टेड पेपर रहता है। इसके लिए मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कॉन्सेप्ट वाइज जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑलरेडी मेंशन रहता है कि क्या क्या पोर्शन इंपॉर्टेंट है। तो अगर उस चीज को डिवाइड कर दिया जाए, 10 चैप्टर्स को 10 चैप्टर्स की तरह लिया जाए, मतलब हर टॉपिक को पर्टिकुलरली प्रिपेयर किया जाए, कॉन्सेंट्रेटेड टाइम दिया जाए, तो 2-2.5 महीने में आराम से वो प्रिपेयर हो जाता है। एंड अगर पेपर 2 की बात करूँ तो पेपर 2 एक ऐसा पेपर था जो मुझे लगता है कि मैंने काफी ज्यादा सर की जो चैनल है पोल साइंस हेल्प से मुझे बहुत ज्यादा ही हेल्प हुई थी। मतलब उससे मैंने क्या किया था कि मैंने किंडल एडिशन लिया था यूजीसी नेट गाइड का। उसमें काफी सारे जो कॉन्सेप्ट है स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, मुझे लगता है काफी ज्यादा क्वेश्चन उससे भी थे, पॉलिटी से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन थे। तो जो गाइड था वो मतलब उसमें मैं ओवरऑल देख पा रही थी कि, और इसके साथ साथ जो बुक्स थे जो पढ़े मैंने ऑलरेडी पढ़े थे मेरे अंडरग्रेड में भी, तो और जो गाइड था वो मुझे ओवरऑल व्यू दे रहा था कि मेरे कोई कॉन्सेप्ट ना छूट जाए। साथ ही साथ मैंने मॉक टेस्ट भी लिया था सर का, तो वो मुझे काफी ज्यादा ही बेनिफिट किया था। और इसके साथ साथ मेरे पास बहुत ही कम टाइम था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, ज्यादा मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास 4 महीने का टाइम था, अगस्त टू दिसंबर, जिसमें मैं ऑलरेडी अपने मास्टर्स के भी एग्जाम दे रही थी। तो मेरे पास बहुत कम टाइम बचता था, मतलब 1-2 घंटे बच गए दिन में, या सप्ताह में भी बहुत कम टाइम बचा। जब दिसंबर में मैं पेपर दे रही थी तभी भी मेरे एक्सटर्नल एग्जाम चल रहे थे, तो मैंने एक्सटर्नल कंप्लीट करके मैं अपने होम टाउन गई थी झारखंड, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ और मेरा सेंटर वहां था और मैं दिल्ली में थी। तो मुझे तुरंत एग्जाम खत्म करके तुरंत मुझे जाना पड़ा, और जो 6-7 दिन थे मेरे पास रिवीजन के, मैंने उसी के टाइम अपना पूरा पेपर 1 और पूरा पेपर 2 एक सप्ते में रिवाइज किया था, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था और इसी कम टाइम के साथ मैंने पूरा किया था। लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुझे जो बेनिफिट किया ये कि मेरा जो स्ट्रैटेजी था वो बहुत क्लियर और कंसाइज था। मैं पेपर 1 को एकदम चैप्टर वाइज कंप्लीट करती थी कि मुझे इस पोर्शन को कंप्लीट करना है, इस पोर्शन को। साथ ही साथ सर ने भी मॉक टेस्ट हम लोगों को पेपर 1 के लिए काफी सारे पेपर्स के दिए थे। इसके साथ साथ पीवाईक्यू काफी सारे लगाए थे, वो बहुत ज्यादा बेनिफिट किया था। और पेपर 2 के लिए तो गाइड काफी ज्यादा बेनिफिट थी। और साथ ही साथ जो सीयूटी पीजी के टाइम काफी सारे नोट्स, काफी सारे कॉन्सेप्ट वो जो थे वही वापस से रिवाइज करने में काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ। साथ ही साथ मॉक टेस्ट, साथ ही साथ पीवाईक्यू, और कम टाइम में ज्यादा रिविजन करना पड़ रहा था क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। और इसीलिए मतलब जितना मेरे पास टाइम था मैंने उसी को यूटिलाइज किया, जितना ज्यादा रिविजन हो सकता है, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाया जा सकता था, पीवाईक्यू किया जा सकता था, मैंने वही किया। थैंक यू सो मच। ओके, गुड। संजीवनी की वॉइस थोड़ी क्रैकल बीच में हुई है बिकॉज उसने वीडियो भी अपना ऑन किया, वो बैंड भी ज्यादा खाता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल सभी आप लोग समझ गए होंगे वो क्या बोल रही है। अगेन द की वर्ड इज रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। सेकंड, उसने जो बोला कि उसके माइंड में बहुत क्लियर थी, कंसाइज थी कि मुझे क्या करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट सबसे अधिक जो फाल्टर करते हैं, दे हैंकर फॉर रिसोर्सेज। इधर उधर से वो जुटाते रहते हैं, इतना ज्यादा जुटा लेते हैं, वो इतनी खुश हो जाते हैं कि मेरे पास इतने नोट्स आ गए, इतने आ गए, और उसको वो मल्टीपल टाइम रिवाइज नहीं कर पाते। इफ यू आर वेरी क्लियर, हैव वेरी लेस नंबर ऑफ रिसोर्स एंड रिवाइज मेनी 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 टाइम्स। ओके, यस निखिल मोहंती, आपकी टर्न। Yes, sir. Thank you, sir. First of all, I would like to thank you for inviting me in this wonderful discussion. Sir, myself Durga Prasad Mohanty. Sir, I am from Odisha. Currently, I am pursuing my master's degree under IGNOU. सर 2024 से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। जब तक मैंने सीवीटी पीजी का प्रिपरेशन शुरू किया था तब आप सिर्फ आपके वीडियो से ही शुरू किया था। सो लास्ट ईयर मैंने सीवीटी एग्जाम भी दिया था पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 मार्क्स की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया।
और बीएचयू में सिलेक्शन हुआ था, पर घर वालों ने मना कर दिया और मैं कॉन्फिडेंट था कि सीयूईटी हो जाएगा, इसीलिए मैंने स्टेट लेवल का जो सीपेट एग्ज़ाम होता है, उसे मैंने नहीं दिया था। सो सिर्फ़ सीयूईटी दिया था और उसके बाद मैंने इग्नू में मेरे एक सीनियर भाई ने मुझे बोला कि 1 साल बर्बाद मत करो, तो इग्नू में एडमिशन ले लो। सो मैंने इग्नू में एडमिशन ले लिया था और मैंने मार्च 2025 से ही यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन शुरू कर लिया था। और आपने यूजीसी नेट के जो 10 साल के जो पिछले पीवाईक्यूज़ हैं, मैं सीयूईटी पीजी के दौरान ही उन सभी को मैंने खत्म कर दिया था, रिवाइज़ कर लिया था। बट जब यूजीसी नेट की बात आई तो मैंने देखा कि 10 यूनिट्स पेपर 1 में है, 10 यूनिट्स पेपर 2 में है। सो मैंने ईयरली शुरू किया, मैंने अपना प्रिपरेशन इसीलिए मार्च 2025 से ही शुरू कर लिया था। मैंने यूट्यूब वीडियो से पहले-पहले बनाया अपना नोट, जो 20 पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में 20 थिंकर्स हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में 16 थिंकर्स हैं। सो मैंने यूट्यूब से सारे जितने भी आपके वीडियो हैं वो सब देखा और उनका नोट बना लिया था। सर दिन भर दिन जो पेपर का ट्रेंड है वो ज़्यादा फैक्चुअल हो जा रहा है, इसीलिए मैंने देखा कि 2 यूनिट्स ऐसे हैं जो कि हर बार डोमिनेट करते हैं पेपर 2 में, और वो है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंडियन पॉलिटी। सो मैंने क्या किया ना, इंडियन पॉलिटी में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं, लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हैं, उन सबको मैंने अच्छे से रट लिया था। और इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करूँ तो उसमें से ज़्यादा ही ज़्यादा दिन भर दिन फैक्ट्स और भी बढ़ रहे हैं। सो मैंने उसी तरह से फैक्चुअल होकर ही पेपर को जैसे सभी ने बोला कि रिवीजन, मैंने उनको अच्छे से रिवाइज़ किया था। बार-बार अगर मैं बोलूँ तो मैं हर दिन 8 टू 10 आवर्स देता था पेपर 2 के लिए, और पेपर 1 के लिए 2 टू 3 आवर्स। हर दिन मैं एक ना एक मॉक टेस्ट श्योर देता था पेपर 1 के लिए, क्योंकि पेपर 1 मुझे कुछ ख़ास पता नहीं था जब मैंने ईयरली शुरू किया था। एक स्ट्रक्चरल वे में बोलूँ तो मैंने जुलाई 2025 से अच्छे से बहुत पेपर 1, पेपर 2 का शुरू किया था। पेपर 1 का बहुत पता नहीं था, तो बाद में उसका शुरू किया। सो पेपर 1, पेपर 2 को मैनेज करके मैं पेपर 1 को देता था 2 टू 3 आवर्स एंड 6 टू 7, 8 आवर्स में देता था अपने पॉलिटिकल साइंस पेपर को। सो इसी पेपर दौरान 1 पेपर 2 के निखिल, ये मार्क्स भी बता दीजिए, पेपर 1 पेपर 2 के सर डिवीजन। पेपर 1 में मेरा 36 सिक्योर हुआ है और पेपर 2 में 72, टोटल 108, मतलब 216 है मेरा मार्क्स। ये क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो मार्क्स हो जाएगी 216। ओके, 216, यस सर। यस। सो आपने सुना निखिल मोहंती की, और यहाँ भी कितने, ये बहुत लेबोरियस है, मैं जरूर बोलूंगा कि 10 घंटे से अधिक पढ़ना आसान नहीं होता है। तो हिज प्रिपरेशन वाज बेस्ड ऑन लेबर। और आप यहाँ पे एक बात और डियर स्टूडेंट याद रखिए कि इनको डीयू में एडमिशन नहीं मिला। इन्होंने सिपेट यस नहीं सर, दिया, 2 उत्तर मार्क की वजह यूनिवर्सिटी से भी नहीं। सिलेक्शन नहीं हो पाया यस, थर्ड राउंड में, थर्ड, 206 था मेरा। यस। तो आप ये देखिए कि ये युगों से पढ़ रहे हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। एंड कल को आप देखेंगे कि ये जेआरएफ स्कॉलर हैं, इन्होंने पीएचडी किया और ये हो सकता है जेएनयू में या उत्कल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन करें। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कितनी बार कहा है कि आप ओपन यूनिवर्सिटी से करें, इग्नू से करें, एसओएल से करें, डज नॉट मैटर एट ऑल। कोई भी आज के जमाने में पूछने वाला नहीं है कि आपने कहाँ से किया। व्हाट मैटर्स इज कि यदि कोई एग्जाम है कम्पिटिटिव, आप उसको कंप्लीट कर पाते हो या नहीं, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक्चुअल में नॉलेज आपके पास आया या नहीं, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा। ओके, नाउ वी टर्न टू आदित्य। या हेलो सर। या मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मेरा यूजी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है और पीजी में लास्ट सेमेस्टर में हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में पीएचडी हो गया था, सेकंड में नेट 5 क्वेश्चन से जेआरएफ रह गया था, और इस बार 124 क्वेश्चन टोटल सही हुए हैं। पेपर 1 में 38, पेपर 2 में 86। ग्रेट। सर मैं आपको सीयूटी पीजी के समय से फॉलो कर रहा था। उस समय मेरा 5 क्वेश्चन से बीएचयू में एडमिशन नहीं हुआ था। उसी समय मैं आपका पॉल साइंस हेल्प का जो यूजीसी नेट वीडियो है वो सब देख चुका था पूरा, और वही देखकर बस सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया था। मेरा 180 क्वेश्चन सही हुए थे, 180 मार्क्स, सॉरी। तो वहीं से फिर पता चला कि आपका टेस्ट सीरीज ये सब तो सीयूटी पीजी के समय लिए ही थे। फिर दिसंबर 24 वाले में लिए, फिर जून 25, फिर ये दिसंबर 25 में। तो आप ही को फॉलो करते थे और पॉल साइंस वीडियो और वो टेस्ट सीरीज को हमेशा एनालाइज करते थे। टेस्ट देने के बाद भी 2-3 बार कम से कम देखते थे। वो बेनिफिट किया। फिर
वो 1500 MCQ, पॉल्स एंड सेल्फ गाइड, ये सब भी बहुत हेल्प किया सर। और मैं वो 10 घंटे तो नहीं, फिर भी 8 से 9 घंटे हो जाता था पेपर 1 और पेपर 2 मिला के। डेली पढ़ लेता था उतना, क्योंकि पिछली बार मेरा पेपर 1 के कारण सिलेक्शन नहीं हुआ था JRF। ये 28 क्वेश्चन ही सही हुए थे पिछली बार पेपर 1 में। तो Okay. इस बार उसी पे ज़्यादा फोकस किए। और पेपर 2 पिछली बार भी 84 सही हुआ था, इस बार 86। ओके, तो आदित्य, चलो फिर आई विल कम बैक टू ऑल ऑफ यू बिकॉज अभी और 4 क्वेश्चन और हैं। तो आपने आपने देखा कि आदित्य ने बिल्कुल क्रैक किया पेपर 2, इसलिए पेपर 2 के बारे में जब हम लोग आएंगे तो आदित्य को मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी और डिटेल में बताएं, और पेपर 1 आयुषी डिटेल में बताएंगे कि उन्होंने क्रैक किया है। यस अंकित, योर टर्न फॉर दिस इनिशियल क्वेश्चन। यस सर, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मैं देवघर झारखंड से हूँ और मेरा मास्टर सीपीएस से हुआ है, जेएनयू से, और मैं अभी पीएचडी भी वहीं सीपीएस जेएनयू से कर रहा हूँ। सो मेरा ये 4th अटेम्प्ट था, जिसमें पहले मेरे 3 अटेम्प्ट मैंने दे चुके हैं, जो मैंने 2nd, 3rd और 4th सेमेस्टर में दिया था मास्टर्स का। तो पहले अटेम्प्ट में मेरे 109 क्वेश्चन थे, और दूसरे अटेम्प्ट में 111, और तीसरे अटेम्प्ट में 115, और इस बार मेरे 114 क्वेश्चन सही हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन पेपर 1 के हैं और 74 क्वेश्चन पेपर 2 के हैं। That is 80 marks and 148 marks. यस, तो अपना स्ट्रक्चर बताइए। या सॉरी, आप अपना, हाँ बताइए कैसे प्रिपरेशन किया, कितने घंटे में। या कंटिन्यू। जी सर, तो इस बार जैसे कि मेरा एडमिशन यहाँ पीएचडी में हुआ था सितंबर 2025 में। उसके बाद मेरा जो पिछले का 3 अटेम्प्ट मेरा जेआरएफ अगर नहीं हुआ है, तो 2 मार्क्स और 4 क्वेश्चन, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा हर बार डीआई एक भी सही नहीं होता था। मेरा वही रीजन था जेआरएफ नहीं होने का। मेरे हर बार पेपर 2 में 80 प्लस ही आए थे, तीनों अटेम्प्ट में। तो इस बार मैंने पहले के पूरे 2 महीने सिर्फ पेपर 1 बनाए। यहाँ तक कि मैं पिछले 10-12 साल के पेपर 1 के बनाने लगा। पेपर 1 के मैंने हर एक पीवाईक्यू सॉल्व किए, मोर देन 10,000 में पेपर 1 के पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे मैंने। और वही मैंने बेसिकली जो पेपर 1 में क्रैक करने का जो, अच्छा वो मैं बाद में आऊंगा अगर बोलने का मौका मिले तो, ओवरऑल बता देता हूँ। और पेपर 2 में क्या होता है कि आपका मैंने टेस्ट सीरीज लिया था, और 2 बार लिया था, पिछली बार भी इस बार भी। तो इसमें हेल्प क्या होता है कि मुझे यूनिट वाइज क्वेश्चंस बनाने बहुत अच्छे लगते हैं सीयूईटी के टाइम से। तो मैंने एक यूनिट रिवाइज किया, उसके बाद मैंने आपके उस यूनिट के टेस्ट लगा लिए, और उससे मेरा जो भी मुझे एक्स्ट्रा लगा वो मैंने वन लाइनर्स का एक पेज बना लिया, उसमें डाल दिया कि पॉल साइंस हेल्प वन लाइनर्स यूनिट दिस। तो वो वन लाइनर्स हो गए, और जो मुझे लगता था कि ये एड ऑन है तो मैंने अपने नोट्स में एड ऑन कर लेता था। तो मुझे लगता है कि पेपर 2 में आप यूनिट वाइज मैंने प्रिपेयर किया, और आपके टेस्ट देता था। वो मेरा एक रिवीजन जैसा होता था आपका टेस्ट। और मैं ज्यादा दिल से नहीं लगाता था, क्योंकि आपके टेस्ट थोड़े ऑफ कोर्स टफ होते थे। तो मैं 30-35 ऐसे ही आता था मैक्सिमम। तो मैं ज्यादा दुखी नहीं होता था, मैं जानता था कि आपके टेस्ट से मुझे सीखना है, उससे इफेक्ट नहीं होना है। और इस बार मेरे क्रोनोलॉजी के मुझे लगता है 99% क्वेश्चन सही हुए होंगे। उसका रीजन यही था कि मैं हर मंथ या आपको एग्जाम के 2 दिन पहले भी मैं क्रोनोलॉजी डे रखा था एक, जिसमें मैं पूरे दिन सिर्फ क्रोनोलॉजी ही देखता था। मैंने हर एक जितने भी लक्ष्मीकांत से बॉक्सेस निकाल लिए थे, सारे जितने भी डिग्निटरीज हैं उनके क्रोनोलॉजी के, यहाँ तक यूपीएससी चेयरमैन के, और सबके मैंने खुद से ट्रिक्स बनाए थे। ट्रिक्स खुद से बनाने पे ही याद होता है मुझे लगता है। आप कहीं से किसी का सुन लोगे या चैट जीपीटी से करोगे, पर वो याद नहीं रहेगा, आप एंड में भूल जाओगे। खुद से पर्सनलाइज ट्रिक बनाए थे उसके। और जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे सीजीआई का आया था, तो लोग बोलते हैं 52 सीजीआई तो वो कैसे याद होगा। तो वो उसका मैंने क्या किया था, शुरू के 10 लास्ट के 10 तो याद किए ही थे, जो सब लोग किए होंगे। और बीच के मैंने क्या किया था, जो रिजीम चेंज 2014 का, उस समय का याद मैंने हर चीज का उस समय का जरूर याद किया था कि 2014 के ईयर इंपॉर्टेंट है, तो उस समय का याद करना था। और जैसे कि कुछ क्वेश्चन थे थिंकर से थे, स्वामी विवेकानंद के थे, जो उनके क्रोनोलॉजी में लगाना था उनका इवेंट्स को। तो वो भी बहुत आर्बिट क्वेश्चन था, पर वो सब क्वेश्चन क्रैक ऐसे होता है कि मैंने थिंकर्स की जर्नी को एक बार अच्छे से पढ़ा है। तो उनका मुझे इंटरेस्ट आता है। जैसे कि आप बोलते हो हमेशा अपने वीडियोस में कि ये पूरा जो नेट का एग्जाम है, इसको गेम जैसा देखता था, जैसे आप बोलते थे वैसा ही। तो मैंने सब थिंकर्स की स्टोरी ऐसा देखता था, एक मूवी टाइप का। तो मुझे याद है कि हल्का हल्का, पांचों तो ऑफकोर्स नहीं आते, पर कि वो कब कहाँ गए हैं, तो उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन क्रैक हो गए थे। उसके बाद जब मेरी इस बार सिली मिस्टेक्स भी मैंने की हैं इस बार। देखिए पेपर 1 में मेरे कॉम्प्रिहेंशन भी एक गलत हुआ है, ऐसा भी गलत हुआ है। तो सिली मिस्टेक्स तो हर बार होंगी। तो ये और उसके बाद मैंने
और एक और चीज था, मेरा जो भी नोट्स था काफी जैसे कि आईपीटी का कोई एक थिंकर है, तो मैंने जो ओरिजिनल नोट्स बनाए थे वो पूरे 2 पेज में ही क्लियर हो जाते थे। और जो उसके बाद मैंने पूरा एक यूनिट का आईपीटी का एक 1 पेजर भी बनाया था, जिसमें 1 पेज में उसे चिपकाया हुआ था मैं, 1 पेज में पूरा आईपीटी था। और जैसे कि मैंने फॉर्मल फैलेसी हुआ, इनफॉर्मल फैलेसी पेपर 1 के उसके पूरे 1 पेजर बनाए हुए थे। तो वो सब मैं सामने रखता था, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मेरे सामने ही चिपका हुआ था। सुबह उठ के मैं जैसे कि एग्जाम से एक महीने पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक बार देख लेता था पूरा, उसमें हाइलाइटेड थे वो चीज जो पीवाईक्यूज है, या फिर आपके जो टेस्ट में मुझसे नहीं बना है वो मैं उससे हाईलाइट करता हूँ वो कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऐसे मैंने पूरा प्रिपेयर किया था। ओके, तो अंकित की जर्नी से मुझे लगता है कि अगेन ह्यूज अमाउंट ऑफ लेबर, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्लानिंग, यस। एंड जो इन्होंने बोला कि 1 पेजर में मैं कर लेता था, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट कि आपके ब्रेन में भी और नोट में भी यदि आप बहुत अच्छे से, यदि आप कई 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 बार रिवाइज करते हो, तो पूरा पेपर 2 में भी आप 20 पेजेस के नोट में सिमट जाएगा। और ब्रेन का भी आपको बहुत सारा छोटा सा कोने में जो है वो सिमट जाती है, जो कैश मेमोरी बोलते हैं। जब उस लेवल पे आप पहुंच जाते हो जहां 20 पेज में पेपर 2 सिमटा हुआ है और 10 पेज में पेपर 1, तो आप 2 घंटे में रिवाइज कर सकते हो पेपर 1 पेपर 2 दोनों को। और लास्ट में तो ऐसी हालत हो जाएगी कि आप यदि ऑटो में बैठे हो तो अपने 10 पेज को आप 10 मिनट में पलट लोगे और 20 पेज को 20 मिनट में, 30 मिनट जब तक आप सेंटर में पहुंचोगे एक बार और आप रिवाइज कर चुके होंगे। लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है विद पैशन। और जो अंकित ने बोला, इसको एक गेम की तरह लो, ना कि बोझ की तरह। यदि आप ऐसे लोगे कि मैं एक गेम खेल रहा हूँ, और इससे अच्छा क्या हो सकता है, लाइफ इटसेल्फ इज ए गेम। यदि आप गेम खेलते हुए जेआरएफ कर रहे हो तो ब्यूटी है, ना कि रोते रोते। ओके, अब इन्होंने बहुत चीजें पहले ही कह दी हैं और वीडियो भी लंबा हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी टॉपर से, बहुत जल्दी जल्दी मैं पूछ रहा हूँ। इस बार पेपर 1 के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। इसमें आयुषी जो है वो मेन उनको बोलना चाहिए। तो पेपर 1 की प्रिपरेशन कैसे किया, मैं सबसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग बताएं। आयुषी फर्स्ट। हाँ जी, तो सर पेपर 1 में क्या होता है ना कि हमने नोटिस किया था, मैंने और अंकित ने साथ में, कि हर साल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट्स में और हर सब्जेक्ट्स में, तो अगर आप उसको बार-बार प्रैक्टिस करो तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट तक हो जाते हैं। एनटीए कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी कर देता है। तो अगर हम यूनिट वाइज देखें तो हर यूनिट को मैंने अलग-अलग प्रिपेयर किया था, क्योंकि मुझे पेपर 1 में अच्छा स्कोर करना था, क्योंकि वो पॉसिबल था मेरे लिए ईज़िली, क्योंकि पेपर 2 बहुत अनप्रेडिक्टेबल चला जाता है कभी-कभी। तो अगर आप देखें तो इसमें जो स्टार्टिंग का डीआई का पार्ट रहता है 5 क्वेश्चन उसमें, और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चंस रहते हैं, तो 15 क्वेश्चंस तो फॉर श्योर हो जाते हैं। जो रिमेनिंग 35 क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको पीवाई के क्यू के थ्रू प्रैक्टिस करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आईसीटी में एक क्वेश्चन एनटीए बार-बार रिपीट करता है, बेस एल और एम वाला। तो वो जो कन्वर्जन का ट्रिक होता है वो बहुत सिंपल होता है, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, देन हेक्साडेसिमल। तो अगर एक बार आप उसको सॉल्व कर लो तो आप कोई भी नंबर हो उसको आगे क्रैक कर सकते हो। सेम विथ रिसर्च एप्टीट्यूड के न्यूमेरिकल्स, उसमें कुछ गिने-चुने फॉर्मूलाज ही होते हैं जिसके बेसिस पे बार-बार एनटीए क्वेश्चन रिपीट कर देता है। तो ऐसे करके वो क्वेश्चंस जो बहुत बच्चे मिस कर जाते होंगे जस्ट बिकॉज़ उनको फॉर्मूला नहीं पता होगा, वो मैंने क्रैक किया था इस बार, क्योंकि मैं खुद पिछली बार मिस कर दी थी क्योंकि मुझे फॉर्मूला नहीं पता था, जबकि फॉर्मूला बहुत सिंपल था। और जो दूसरे जैसे कि एनवायरनमेंट हो गया, आईसीटी में भी क्वेश्चंस पूछ देते हैं, ये सब बहुत इजी ही क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आप हर यूनिट को टाइम दो, अगर आप हर यूनिट को थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर करो, जैसे पेपर 2 में हर यूनिट को आप वेटेज देते हो, तो पेपर 1 में भी अगर दो, तो मुझे लगता है कि उसमें आप इजीली ऐसे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके ओके, यस। और यहाँ पे मैं एक, अच्छा चलो, हाँ पहले कंप्लीट करो, बोलो बोलो। हाँ जी, तो मेरा मेन एक स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो करती थी, मैं क्या करती थी कि यूनिट वाइज प्रिपरेशन करती थी। तो अगर मैं एक यूनिट पढ़ रही हूँ, फिर उसको रिवाइज कर रही हूँ, और आपका जो पॉल साइंस हेल्प का मैंने टेस्ट सीरीज लिया था उसका यूज बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि उससे अब मैंने रिवाइज कर लिया तो जस्ट कि मुझे श्योर करने के लिए कंप्लीट हुआ है या नहीं, मैं आपके टेस्ट सीरीज से टेस्ट लगाती थी। तो अगर क्वेश्चंस ज्यादा सॉल्व हो जा रहे, इजीली अच्छे से हो रहे हैं, तो मुझे लगता था हाँ ये यूनिट हो गया, मैं नेक्स्ट यूनिट पे जाऊं। और अगर नहीं हो पाता था तो मैं दोबारा फिर से जाती थी, फिर से प्रिपेयर करती थी। और जैसा अंकित ने बताया, जो एक्स्ट्रा 1 लाइनर्स थे उसके लिए अलग पेज पे उसको नोट करती थी। ये मेन स्ट्रैटेजी है जिससे आप एक यूनिट को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। ओके,
कितने पेपर आपने जो एक्चुअल PYQA, कितने पेपर आपने सॉल्व किए एक्चुअल पेपर 1 में? ऐसे मुझे एक्चुअल का याद नहीं है, लेकिन मुझे ये चीज़ पता है कि मैंने हर सब्जेक्ट का जो आता था ना, जैसे पॉल साइंस हेल्प का आता है, सॉरी पॉलिटिकल साइंस के 50 क्वेश्चन हो गए, फिर सोशियोलॉजी के पेपर के 50 क्वेश्चंस हो गए। तो ऐसे कर करके हर टाइप का मैंने सॉल्व किया था। जैसे DI भी बहुत टाइप का दे देता है। जैसे पिछली बार क्यूमुलेटिव आया था जून 2024 में, उसका आइडिया नहीं था मुझे। फिर रेशियो वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस, मुझे काउंट तक नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। PYQs के बेसिस पे ही प्रिपरेशन की थी। यस, मैं यही कहना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट कि पेपर 1 इज ऑल PYQA, PYQ। यदि आप 100 PYQ कर लो, 100 पेपर, क्योंकि एक ही साइकिल में आपको 20 पेपर मिल जाते हैं, क्योंकि पॉल साइंस, ज्योग्राफी, सोशल वर्क एंड ऑल। फिर दूसरी साइकिल ले लो, यदि आप 5 साइकिल ले लो तो आपको हो सकता है 70-80 पेपर मिल जाए। उसमें से कुछ तो सिमिलर होते हैं, लेकिन कुछ अधिकतर अलग होते हैं। 50 यदि आपने क्वेश्चन पेपर मिनिमम यदि आपने सॉल्व कर लिया, तो आपको पूरी यूनिवर्स पता लग जाएगी कि पेपर 1 उससे बाहर आता ही नहीं है। पेपर 1 इज डैम इजी टू डू। जितने देर में आप पेपर 2 करते हो, उससे कम टाइम में आपको पेपर 1 में ज्यादा मार्क्स आ सकता है। सो आयुषी ने ये दिखा दिया है। यस संजीवनी, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहोगे पेपर 1 में? हाँ सर, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी जो मुझे लगता है एज़ अ फर्स्ट टाइमर बहुत ज़्यादा ही हेल्प करता है, जब आप कोई भी इस तरह का एग्ज़ाम देते हो। पहली बात तो ये है कि PYQ से प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो जाती है, कि PYQ जब जान जाते हैं तो समझ आ जाता है कि अगर हम 6-7 साल, 8 साल का, 10 साल का पेपर देखते हैं, तो हमें ट्रेंड पता चल जाती है कि क्वेश्चन कैसे उठेंगे वहाँ से। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, मॉक टेस्ट भी लगाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा मुझे बेनिफिट करता है कि माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में हो। जब मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रही थी तो पेपर 1 को मतलब मुझे लग रहा था कि मैथ्स मेरे लिए थोड़ी-सी वीक पोर्शन है, बट मेरा वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ हेल्प की थी वो थी कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट हो अपने माइंडसेट को लेकर के और पेपर 1 को आपको ईज़िली सारे क्वेश्चन को वन बाय वन क्वेश्चन पे जाओ, और वापस से अगर कोई क्वेश्चन छूटता है तो उसकी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, वापस से उस पे जा सकते हो और उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप पेपर चेक कर लेना, उतना सफिशिएंट टाइम आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर लो। तो मुझे लगता है वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था कि माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंडसेट पेपर 1 को टैकल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जब आप सेंटर पे हो। बस सर, थैंक यू। Okay, good. Yes, Nikhil, your take on paper 1. सर पेपर 1 के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और अगर मैं बताऊँ कि जो हाई स्कोरिंग यूनिट्स कौन-कौन से हैं, पेपर 1 में रीडिंग कम्प्रेहेंशन है, टीचिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन, DI, ICT। अगर हम इन 6 यूनिट्स को अच्छे से कर लेंगे तो हमारा पेपर 1 हो जाएगा। और लॉजिकल रीजनिंग में बार-बार वही क्वेश्चन्स तो रिपीट होते ही होते हैं। अगर हमने कन्वर्जन, ऑबवर्जन, कंट्रापोजिशन, इन ट्रिक्स को अच्छे से सीख लिया, तो लॉजिकल रीजनिंग में पाँचों के पाँचों ही सही हो जाएँगे। और पेपर 1 में प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे सोचते हैं कि नहीं ये बहुत ही डिफिकल्ट है, DI बहुत ही डिफिकल्ट है। एक्चुअली में DI डिफिकल्ट नहीं, DI इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैंने इस बार DI देखा तो बहुत ही ईज़ी था। जून के बराबर में से इस बार बहुत ही ईज़ी था और DI में मेरे पाँचों के पाँचों ही सही हो गए थे। तो मैंने 2020 से लेकर 2025 तक जितने भी PYQs हैं, हर रोज़ मैं एक ना एक PYQ सॉल्व करता ही करता था। मेरा एप्रोक्सिमेटली 30, 31, 32 ऐसे सही हो जा रहे थे। सो इसके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि PYQs अच्छे से करना है और जो स्कोरिंग यूनिट्स हैं जिस पर हमारा मार्क सिक्योर हो सकता है, उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करें, लाइक रीडिंग कम्प्रेहेंशन हो गया, लॉजिकल रीजनिंग, ICT, कम्युनिकेशन, DI, टीचिंग एप्टीट्यूड। यस सर। Okay, good. Aditya, your take on paper 1? सर पेपर 1 मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था। यूट्यूब से ही देखकर, और मैं वीडियो ही देखता था ज़्यादातर। मैं प्रीवियस क्वेश्चन का जितना वीडियो यूट्यूब पे मिलता था वो सब देख जाता था, और फिर लास्ट में मैराथन वीडियो देखा, उसी से मैं नोट्स बनाता था। बस यही सब करके आपने 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 50 या 60 ऐसे एक्चुअल पेपर सॉल्व नहीं किए? नो सर, मैं बस यूट्यूब पे जितना पुराना से पुराना वीडियो मिल जाता था, किसी भी टीचर का कोई भी चैनल है, मैं देख जाता था। मैं सेव करके रख लेता था, जब भी टाइम मिलता था वही सब देखता था। Okay. मुझे Ankit, वीडियो your देखना ज़्यादा take? पसंद था। Yes. तो सर जैसे आयुषी ने बताया कि पेपर 1 को क्रैक करने का एक ही चीज है कि मैं तो दोनों चीज कर चुका हूँ। मैंने 10 साल, मैं 2-3 यूनिट के मैंने तो लास्ट 10 इयर्स के वो भी बना लिया है।
पर मुझे लगता है वो किसी को नहीं कहना चाहिए। आप उतना पुराना मत जाओ, 2010, 11, 12 मत जाओ। आप जैसे कि आयुषी ने कहा और सर ने भी कहा कि लास्ट के जो 3-4 हुए हैं एग्जाम, 3-4 जो साइकिल वाले एग्जाम हुए हैं, 3 में भी काम हो जाएगा। 3 साइकिल से ही आपको मोर देन 7-8,000 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसको बनाओ, क्योंकि वो ट्रेंड रिफ्लेक्ट करता है कि अभी ट्रेंड किस तरफ है। जैसे कि आप अगर पहले का बनाने जाओगे तो आपको रिसर्च एप्टीट्यूड के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो दिखेंगे ही नहीं। तो अभी देखो कि अभी क्या पूछा जा रहा है, वही चीज रिपीट होता है। यहाँ तक कि मैं पर्सनली ये चीज देख चुका हूँ कि कैसे दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट में अगले साइकिल में एग्जैक्टली रिपीट हो जाता है, खासकर इन्वायरमेंट से और कुछ किसी और से। तो मेन तो वही है कि आप पीवाईक्यूज बनाओ, किसी से भी ले लो, जहां से आपको मिलता है, बुक से या कोई भी आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, तो पीवाईक्यूज और वही लास्ट 3-4 साइकिल के हर एक जितना भी सब्जेक्ट के एग्जाम हुए सबके बना दो साइड बाय साइड। और मुझे लगता है कि अगर 10 लोग एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से 4 लोग का एग्जाम नहीं होता है, क्योंकि उनका वही मैथ डीआई के चक्कर में, क्योंकि वही पॉलिटिकल साइंस के लोग के थोड़ा सा वीक होता है, क्योंकि मैं भी इससे सफर कर चुका हूँ। तो मैं उन लोग को ये बोलूंगा जो भी ये सुनेंगे कि आपको डीआई पे मेन फोकस करना है, मैथ पे पहले मत जाओ। पहले मैथ को बेसिक्स तो कर ही लो, बेसिक से ही ऑफ कोर्स डीआई होगा, पर मैथ के जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ रहे हैं उसके पीछे मत भागो, उसको समझने के पीछे डीआई क्रैक करो। डीआई इजी डिफिकल्ट कुछ भी आएगा, उसको आप टाइम दोगे तो हो जाएगा डीआई, मुझे लगता है। और मैथ में क्या आ रहा है कि अगर मैथ में आप पांचों का पांचों सही करने के चक्कर में मत रहो, जिसका वीक है 2-3 सही हो जाए, 2 गलत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उसके चक्कर में पूरा प्रिपरेशन खराब नहीं करना है। तो वही है कि अब जितने आपके सही हो जा रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग तो अलग चीज है, मैथ का मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन आएंगे, एक भी बन जाए तो ठीक है, नहीं बने फिर भी ठीक है, आपका फिर भी जेआरएफ होगा पेपर 2 में और पेपर में पूरे में कमांड है। तो बाकी जैसे कि अभी निखिल ने कहा कि जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग हो गया, तो उसमें क्वेश्चंस जो है जैसे कि वो इंडियन लॉजिक के जो होते हैं फैलिसीज वाले, उसमें जो एग्जांपल्स आते हैं और सर की कौन सा फैलिसी है, ये बिल्कुल क्लियर, वो कोई नया चीज नहीं आता है, जो पीवाईक्यूज है उसी को वापस से पूछ जाता है। जैसे कि स्काई लोटस वाला एग्जांपल है, तो वो हर बार रिपीट हो जाता है। तो अगर आप जो पिछले बार आया है उसी का नोट्स बना के पढ़ लो तो उसी का रिपीट होने का चांसेस काफी होता है। तो पेपर 1 तो ऐसे ही हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा। इन टॉपर्स ने जो कहा है उसी की निचोड़ है, जो कि बहुत ही सुनने में बहुत अजीब लगता है। आप कोई भी एग्जाम ले लो, आई एम टेलिंग एनी एग्जाम, आप उसके 5 इयर्स के पेपर ले लो, और जो एक्चुअल क्वेश्चन आए हैं पेपर 2 पेपर 1 दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, या एनी एग्जाम की बात कर रहा हूँ, और उसको आप 10 बार बना जाओ, डिफरेंट टाइम में। एक बार बनाओ पूरे मन से, जो नहीं बना उसको फिर से पढ़ो, नोट बना लो, फिर 10 दिन बाद फिर बना लो सेकेंड टाइम। आप देखोगे आपका ब्रेन कैसे काम करता है, बहुत चीज भूल चुके होगे, आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन तो मैं फिर भूल गया हूँ। फिर 15 दिन बाद फिर लगा लो। आप ऐसे 5 टाइम्स उसको सॉल्व करो और कुछ भी ना करो, मैं ये एक एक्सपेरिमेंट बोल रहा हूँ, और आप एग्जाम दे दो, आप देखोगे कि आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। व्हाई इट हैपेंस बिकॉज 5 साल, यदि 10 साल ले लो तो और भी ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद होता क्या है ना कि नथिंग रिमेन्स टू बी आस्क्ड, कुछ भी और बाकी बचता ही नहीं है पूछने के लिए, क्योंकि जो सिलेबस है वो लिमिटेड है, सिलेबस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो लिमिटेड है, जो कॉन्सेप्ट लिमिटेड है। तो वो उसी को जंबल करके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके नए क्वेश्चन बनाते हैं सेटर। यदि आपने 10 साल का या 5 साल का पेपर को कई बार सॉल्व कर लिया, तो कई बार सॉल्व करने से आपको ऑलमोस्ट समझ में आ जाता है कि एक पर्टिकुलर थीम से क्या क्या रेंज के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ट्राई टू डू इट along with all the things what you are doing, not only this। लेकिन यदि कुछ नहीं भी करोगे तब भी आपको वंडर होगी कि कितनी ज्यादा सॉल्व कर पा रहे हो। ओके, नाउ आई एम आस्किंग पेपर 2, एंड मैं इस बार थोड़ा उल्टा कर रहा हूँ, मैं आदित्य को ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, इसलिए आदित्य से शुरू कर रहा हूँ, एंड फिर मैं आयुषी के Yes. पास जाऊंगा कि पेपर 2 को कैसे आपने क्रैक किया, तब जबकि इतना आर्बिट टाइप का ये पेपर था। आदित्य। यस सर। सर पेपर 2 के लिए मैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये सब मेरा बीए के समय से ही क्लियर था, ओपी गौबा ये सब का बुक पढ़ता था। और उसके बाद सर सीयूटी पीजी के समय से जब आपका बैच लिया था, आप एक ट्रिक बताए थे रिवर्स इंजीनियरिंग का, ऑप्शन से कितना ज्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हैं, क्वेश्चन कितना ज्यादा क्वेश्चन बना सकते हैं। उस ट्रिक को फॉलो करके मैं आपका सारा वीडियो देखता था, पॉल्स एंड सेल्फ का वीडियो जितना है वो मैं कितनी बार देख चुका हूँ मुझे खुद याद नहीं है। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का वीडियो डालते थे वो भी सब देखता था, और उससे जो हार्ड लगता था उसका मैं नोट्स बना लेता था। और वो सब करने के बाद मेरा वो आईआर का जो पोर्शन है उसके लिए मैं एंड्रू हैवुड का बुक फॉलो किया था, और आपका जो भी वीडियो, पहले मैं आपका वीडियो देखता था जितना वीडियो आईआर का है, उसके बाद कोई बुक पढ़ता था, फिर टेस्ट देता था।
और टेस्ट में मेरा स्कोर हमेशा 20-25 से ज़्यादा नहीं आता था, फिर भी मैं देते रहता था, फिर पूरा देता था टेस्ट टाइम पे। और इंडियन पॉलिटी वाला जो पार्ट है सर, उसके लिए मैं जितना भी क्रोनोलॉजी क्वेश्चन, मैं क्रोनोलॉजी का सारा क्वेश्चन सही हुआ था। मैं क्रोनोलॉजी बनाने में, सॉल्व करने में मजा आता था। एलिमिनेशन ट्रिक आप ही से सीखे थे, आप हमेशा बताते थे, लाइव डिस्कशन होता था तो टेस्ट का, तो उसी से मेरा सब सही हो गया। ओके। और इन सब क्वेश्चन को कैसे आपने टैकल किया कि राजेंद्र प्रसाद किस दिन उन्होंने लिया, या वेस्टफेलियन ट्रीटी जो है किस मंथ में साइन हुआ एंड ऑल? सर उसमें कुछ तुक्का सही हुआ, और राजेंद्र प्रसाद वाला तो मुझे पता था, वो इंडियन पॉलिटी पढ़ा था तो वो पता था, और कुछ उसमें तुक्का सही हुआ और कुछ गलत भी थे, जो फैक्ट थे वो कुछ गलत थे। ओके, यस, नाउ यूजुअल टर्म आयुषी, योर टर्न, पेपर 2। यस सर। यहाँ पे एक सेकेंड, मैं ये क्यों आपको दे रहा हूँ, क्योंकि आपका पेपर 2 में अच्छा नहीं आया, आपने जेआरएफ किया है पेपर 1 के चलते। 66 इज नॉट ए गुड। तो आपको कहाँ परेशानी हुई इस पेपर में, क्यों आपको इतना परेशानी हुआ? क्योंकि मैंने इसको एनालाइज किया था, यदि आप कोई भी स्टूडेंट यदि ब्रेन को थोड़ा मजबूत रखता, जो संजीवनी बोल रही है, तो 70 क्वेश्चन डूएबल थे। तो क्या आप नर्वस हो गई ये फैक्ट देख करके, इस टाइप का किस मंथ और किस डे को पूछ रहा है? सर हुआ क्या कि जो जैसे जंबल होते हैं ना क्वेश्चन सबके लिए, तो मेरे कुछ ऐसे जंबल हुए थे, तो जितने आर्बिट क्वेश्चंस थे वो बैक टू बैक आई थिंक ऑलमोस्ट 7 से 8 क्वेश्चन सारे आर्बिट आए। तो मेरा कॉन्फिडेंस तो उस टाइम वहीं पे खत्म हो गया कि मैंने इतनी प्रिपरेशन की थी, इस बार भी लग रहा नहीं होगा। क्योंकि जो क्वेश्चंस नहीं आते, जैसे फ्रेंच स्टेट में कितने सीट्स है वो मुझे नहीं पता, वो अगर मैं बैठ के सोचूं भी तो भी वो मेरे दिमाग में आना ही नहीं है। या फिर ऐसे 2 क्वेश्चंस थे, या फिर ऐसे दो किस। क्वेश्चन थे, ऑस्ट्रेलिया का हाउस ऑफ यस सर, रिप्रेजेंटेटिव में ऑस्ट्रेलिया। कितने मेंबर्स हाँ है? जी, और वो सारे बैक टू बैक आ गए, तो उस टाइम तो खत्म हो गया। और जैसे किसी ने बोला अभी कि तुक्के लगे, तो मैंने जितने तुक्के लगाए थे, मेरे एक भी तुक्के सही नहीं हुए। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन एक भी तुक्का सही नहीं हुआ मेरा। तो आई थिंक इस वजह से भी काफी नहीं आ पाया मेरा मार्क्स उसमें। मेरा जो क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे, जो मैंने पढ़े हुए थे, वो तुरंत सॉल्व हो जा रहे थे, इसलिए मेरे पास लास्ट में बहुत टाइम भी था। अगर मैं चाहती तो वो हो जाता, लेकिन यही हुआ कि मैं गैस ही नहीं कर पाई, क्योंकि इतने आर्बिट क्वेश्चंस थे। मैंने पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा था, मैंने क्रोनोलॉजी सारी पढ़ी हुई थी, मैंने बुक सारा पढ़ा था, बुक के ईयर्स वगैरह सब मुझे याद थे, लेकिन एनटीए को क्वेश्चन कुछ और ही पूछना रहता है हर बार। तो वो चीज़ मैं क्रैक नहीं कर पाई, शायद मेरा इसलिए मार्क्स उतना नहीं आ पाया। इस मेरा पॉलिटिकल साइंस में पिछली बार इससे बेहतर ही आया था, आई थिंक 75 के आसपास क्वेश्चंस पिछली बार सही हुए थे, इस बार तो पेपर 1 की वजह से ही हो पाया। यस। सो आयुषी जो आपको बता रही है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर 2 में फंबल के बावजूद उन्होंने जेआरएफ किया है। इट इज सिंपली वंडरफुल, आई टेल यू। तो ये आप लेसन ले सकते हैं कि पेपर 1 के चलते भी आप जेआरएफ निकाल सकते हैं। यस संजीवनी, योर टेक। ये सब मैं इसमें बस ऐड ऑन कर सकती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी काफी कुछ बोल दिया गया है पेपर 2 के बारे में। मुझे लगता है कि पेपर 2 के लिए मुझे जो सबसे ज्यादा बेनिफिट ये किया कि अंडरग्रेड बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब आप अंडरग्रेड में सब कुछ सारी चीजें क्लियरली कंसाइज वे में पढ़ लेते हो। मेरा भी ये था कि मेरा जो अंडरग्रेड था वो ड्यू से ही हुआ था, तो मेरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था सारी पॉइंट्स, क्योंकि हम रीडिंग्स काफी ज्यादा करते थे, तभी मैं पोल साइंस हेल्प चैनल से ही काफी बार एग्जाम्स उसी की वजह से मैं दे पाई थी, क्योंकि सर का पूरा कॉन्सेप्ट कंसाइज रहता था, क्लियर रहता था। इसके साथ साथ सीयूटी पीजी के टाइम भी हेल्प किया था नोट्स। तो नोट्स में मेरा कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं था, पर मुझे लगता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी के ट्रेंड को देखते हुए ये पता चलता है कि फैक्ट्स पर बहुत ज्यादा पकड़ होनी चाहिए। अगर कोई भी टर्मिनोलॉजी सिलेबस में मेंशन है, तो उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, मतलब उसको नोट्स तो चाहिए उस पे, कि उस पे हमें प्रॉपरली चाहिए कि उसमें क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। इसके साथ साथ सारे टॉपिक को, जो पीवाईक्यू जो पहले के पूछे गए हैं, जो न्यू ट्रेंड है, वो सारी चीजों पर भी उतने ही नोट्स होने चाहिए। तो मुझे लगता है इसको सप्लीमेंट करना और भी ज्यादा फैक्ट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहा है, क्योंकि पेपर 2 वॉज वेरी अनप्रिडिक्टेड। इवन तो जब मैंने भी देखा था सेंटर में, मेरे लिए भी पेपर 2 ऐसा था कि मैं 2 मिनट के लिए सोचने लगी कि किस तरह के क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंच सीनेट वॉज आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब वो ऐसा क्वेश्चन था जो कभी उम्मीद ही नहीं कर सकता है कोई। तो मुझे लगता है कि नोट्स सब टॉपिक पे होने चाहिए, इसके साथ साथ फैक्ट्स पे बहुत ज्यादा ही होना चाहिए। और फैक्ट्स तब स्ट्रॉन्गर होते हैं जब हम बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट लगाते हैं, बहुत ज्यादा अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं,
बहुत ज्यादा पीवाईक्यू देख रहे हैं, तो मुझे लगता है तब ये बहुत ज्यादा बेनिफिट करता है, वरना ये पेपर बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेड है। तो इस पे बहुत ज्यादा अच्छी तैयारी मतलब मुझे चाहिए। अब लगता है कि अगर नेक्स्ट टाइम जब मैं पेपर दूंगी तो इस पे मेरा ज्यादातर फोकस रहेगा कि इन चीजों पर मैं ज्यादा ध्यान दूं सर, बस। पेपर 2 में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए लगभग? पेपर 2 मेरा कंबाइंड मैंने देखा था सर, 186 टोटल देखा था। ओके, सो निखिल, you समथिंग यू वांट टू ऐड टू पेपर 2 प्रिपरेशन? कुछ ऐड करना चाहते हो? यस सर। सर जब मैंने भी एग्जाम हॉल में गया था, तो जब मैंने पहला क्वेश्चन देखा कि हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, उसने मेरे को बम्प कर दिया, मुझे पता भी नहीं था। सो ये चीज़ सभी बच्चों के साथ होती है कि जो एंजाइटी होती है, जो प्रेशर होता है। लेकिन तभी मुझे याद आया कि आप उसके पहले दिन ही हम सभी को बताया था कि अपने ब्रेन सेल्स को हमेशा कूल रखना, कूल रहना, काम रहना, कुछ भी हो जाए, क्वेश्चन जैसे भी आ जाए, लेकिन हमेशा कूल और काम रहना। और मैंने उस क्वेश्चन को लीव कर दिया और मैंने पहले रीडिंग कम्प्रहेंशन से शुरू किया। रीडिंग कम्प्रहेंशन में इस बार भी बच्चे गलती किया। जो एक क्वेश्चन था ईस्ट तैमूर से लेकर, ऑप्शंस में नहीं था, 6,50,000, और बच्चे बोल रहे हैं कि वो ऑप्शन गलत था। एक्चुअल में वो क्वेश्चन सही था, उसका उसे हमें अच्छे से रीड करना चाहिए था। 1/3 बोला था, 6,50,000 का 1/3। सो 1-2 मार्क वहीं से गलती हो जाएगा अगर हम अच्छे से अपने ब्रेन सेल्स को कूल नहीं रखेंगे। सो आई विल सजेस्ट हमेशा हमें कूल और काम ही रहना चाहिए, चाहे क्वेश्चन जैसे भी आ जाए। यस सर। ओके, वेरी गुड, ये तो मैं हमेशा कहता हूँ। सो अंकित, फाइनली कुछ ऐड करना चाहते हो पेपर 2 में? सर मुझे बस वही लगता है कि अगर समरी में देखें तो ये पेपर इसी से निकलेगा जब आप पहले एग्जामिनर्स को समझ लें कि वो किस ट्रेंड में आ चुका है, और दूसरा आपको वो क्वेश्चन गलत नहीं करना है जो सब सही कर रहे हैं। जो आर्बिट है वो सबके लिए आर्बिट है, आपको बस इजी क्वेश्चन को किसी तरह गलत नहीं करना है, वही जो आप बोले, दिमाग को कूल रख के। और कॉमन सेंस ही आपका एक साथी है, ऐसा एक पेपर आएगा तो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन था जिसमें बहुत लोग बोलते कैसा क्वेश्चन है कि किस प्रेसिडेंट ने सऊदी अरब में जाके 2018 में रेजिग्नेशन दे दिया। तो वो क्वेश्चन का कॉमन सेंस ये है कि बाकी जो 3 कंट्रीज हैं वहां पे गवर्नमेंट है ही नहीं, वो आपके मोनार्की हैं। तो एक ही कंट्री जो गवर्नमेंट का बनता मुझे लगा वो होगा, तो वही आंसर बना उसका, तो लेबनान का। तो यही ट्रिक है, कॉमन सेंस से ही ऐसा पेपर आएगा, तो कॉमन सेंस और बेसिक नॉलेज से पेपर क्लियर होगा। वेरी गुड। मैंने एग्जैक्टली यही बात कहा था जब मैं एनालाइज कर रहा था कि आप देखोगे कतर है या मान लो उसमें सऊदी अरब और कोई कंट्री है जहाँ जी पे सर, भी मैंने कोई मोनार्की है, सल्तनत है, तो उसका कोई प्रेसिडेंट है ही नहीं। एक लेबनान ही है जहाँ पे प्रेसिडेंट, और लेबनान उस टाइप की कंट्री है भी कि ऐसा हरकत कर सकता है, उसकी जो हालत है हम लोग जानते हैं। तो ऐसे में और देखो क्या होता है ना, एक चीज और डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको यदि नॉलेज अच्छी है ना, तो कॉमन सेंस नॉलेज से आती है, हवा में नहीं आती। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, आपको यदि ये बात पता है कि यमन जो एक ट्रबल डिस्ट्रिक्ट है, ओमान नहीं बोल रहा हूँ, यमन, और वहां पे जो है एक पोर्शन जो है वो हुती कंट्रोल करते हैं, दूसरा जो है, और हुती जो है सिया है। यदि आपको ये सब पता है, सिया है वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट है ईरान का, यदि आपको ये पता है, आपको ये पता है कि उससे लड़ने के लिए सऊदी अरब और यूएई जो है वहां अपनी सेना रखे हुए हैं। अब मान लीजिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन यदि आता है कि यमन से कोई क्वेश्चन आता है और वो ईरान से जुड़ा हुआ है, उसका रिलेशन क्या है, सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है यूएई से, तो आपको ये नॉलेज कॉमन सेंस में हेल्प करता है। मेरी बात को मैं एक लाइन में ये कह रहा हूं कि कॉमन सेंस जो अभी अंकित ने कहा वो हवा में नहीं आता है। अनलेस यू नो कि मिडिल ईस्ट में कौन सल्तनत है, कौन डेमोक्रेसी है, कहाँ प्रेसिडेंट है, तब तो कॉमन सेंस आप यूज कर पाओगे। इसीलिए नॉलेज कभी खाली नहीं जाता। बहुत सारे स्टूडेंट जैसे इस बार मेरे मॉक टेस्ट में कह, सर आपने जो इतने सारे नॉलेज दिए उसका तो कोई काम नहीं हुआ। नॉलेज वो चीज है जो आपको कॉमन सेंस देती है इस टाइप के आर्बिट क्वेश्चन से लड़ने के लिए। ओके, क्रिकेट की भाषा में कहें तो राहुल द्रविड़ जो है वो अरबिक विकेट पे भी टिक के 40 रन 45 रन बना देता था, बिकॉज उसके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग थे। मतलब बेसिक्स कभी आपको जो है उस तरह के विकेट पे नहीं स्ट्रांग होते हैं जहां बॉल सीधे आके नाक पे टकराए, लेकिन जो आप नॉर्मल विकेट पे जो खेल के जो आप बेसिक्स स्ट्रांग करते हो, तो आपको उटपटांग बॉल जो सीधे हेड पे लगती है उसको भी आप टैकल करने के लिए बेटर इक्विप्ड होते हो। ओके, सो नाउ द फाइनल क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, हम लोग उसको खत्म करेंगे। फाइनल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि फाइनली क्या डूज एंड डोंट्स हो सकते हैं, यदि कुछ जो अभी तक आपने नहीं कहा है फेलो स्टूडेंट को, आने वाले कैंडिडेट को। आयुषी। हाँ जी, तो डूज एंड डोंट्स की बात करें तो डूज में सबसे मेन है कि आप पीवाईक्यू देखो
क्योंकि एनटीए का लेवल हर बार गिरते जा रहा है, तो हर बार आप देखो कि वो कितनी बेवकूफी कर रहा है। मतलब अगर वो क्रोनोलॉजीज पे फोकस कर रहा है तो आप क्रोनोलॉजी ही पढ़ो, अगर उसको सिर्फ फैक्ट ही चाहिए तो आप फैक्ट पढ़ो, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस वो पूछ भी नहीं रहा है। इस बार रीजन असर्शंस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे, लेकिन उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि अरे बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, वो भी बहुत लेम टाइप का ही था। तो आप उस हिसाब से ही प्रिपेयर करो जिस हिसाब से एनटीए क्वेश्चंस पूछ रहा है। और डोंट्स में है कि आप जैसे पेपर 2 लो, तो उसमें इस बार एनटीए ने क्या किया कि 2-3 यूनिट तो उसने पूछे ही नहीं। जैसे पॉलिटिकल प्रोसेसेस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कम पूछा है, और आई थिंक नहीं ही पूछे। तो आप भी अपना फोकस जो ज्यादा यूनिट, मतलब जैसे जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वाला है, आईआर है, उन यूनिट पे आप भी टाइम कंपैरेटिवली ज्यादा दो। हर यूनिट को इक्वल टाइम देने का कोई सेंस नहीं है, हर यूनिट को टाइम दो, लेकिन ज्यादा टाइम उनको ही दो जिससे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी। ओके, गुड। मतलब ट्रेंड को देख करके अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। ये संजीवनी? सब मेरा ज्यादातर फोकस रहेगा डोंट पे, मतलब कि क्योंकि डूज तो सबको पता है कि पेपर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, नोट्स सब पे चाहिए, पीवाईक्यू देखनी है, मॉक टेस्ट लगाना है। बेसिक ये एल्गोरिदम होता है किसी भी एग्जामिनेशन का। लेकिन मुझे लगता है डोंट पैनिक इन द एग्जामिनेशन। पेपर 1 और पेपर 2 अगर डिफिकल्ट है तो ये चीज ध्यान रखनी चाहिए हर एक स्टूडेंट्स को, लाइक मेरे जैसे सभी बच्चों को, कि ये सभी के लिए डिफिकल्ट है। तो उस टाइम वहां अगर पैनिकनेस ना हो, अगर वहां पर टेम्परमेंट एकदम कूल हो, कॉन्फिडेंट हो, तो मुझे लगता है पेपर 1 और पेपर 2 निकल जाता है आराम से। और सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर 1 के लिए। सबसे ज्यादा है कि आप सारे के सारे जितना भी आपने पढ़ा है वो सारी चीजें आपको वही क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, लेकिन उसका अगर पैटर्न पता हो पीवाईक्यू के थ्रू, तो वो हो जाते हैं। और पेपर 2 के लिए बहुत अनप्रिडिक्टेड है, तो आपको ये चीज पता रहनी चाहिए कि सभी के लिए पेपर 1 डिफिकल्ट है, जितने बच्चे उनके लिए भी न्यू कॉन्सेप्ट है। तो आराम से उसको अच्छी तरीके से टैकल करना, जैसे कि सबने बोला कॉमन सेंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना। मुझे लगता है वहां पर अगर घबरा गए तो जो इतनी ज्यादा मेहनत की है काफी टाइम से, वो चीजें वहां खराब हो जाती है। तो वहां पर अगर आप शांत रहें, आप अच्छी तरीके से सारी चीजों को, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कभी कोई जरूरी नहीं कि आपने जब इसका प्रिपेयर किया तो तभी के कॉन्सेप्ट हेल्प करेंगे। मुझे जनरली फील हुआ कि जो मैंने अंडर ग्रेड में पढ़ा था उसके भी कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं। जो मैंने मास्टर्स में कहीं पढ़ा था, जो भी मैं पढ़ रही हूँ, वो सब तक मुझे लगता है काफी ज्यादा मुझे बेनिफिट किया था। तो टेम्परमेंट आराम रखो, कॉन्फिडेंट रहो, हो जाएगा पेपर। जितना प्रिपेयर करना था वो हो गया। अब जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है वो आपका एग्जामिनेशन हॉल में होता है, उसके लिए आपको शांत रहने की जरूरत है सर, बस। गुड, गुड। यस निखिल, योर टर्न। सर पेपर 2 के लिए फैक्ट्स और जितने हो सके पीवाईक्यूज लाइक सेट का हो गया या नेट का हो गया और असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया। एंड वन थिंग आई विल सजेस्ट दैट वी शुड लर्न ऑप्शन एलिमिनेशन। हमें एग्जाम हॉल में भी ये ट्रिक सीखना चाहिए, जो ऑप्शन एलिमिनेशन से ही 1-2 क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। सो ये ट्रिक हमें सीखना चाहिए, क्योंकि आपने बोला है कि ब्रूट नॉलेज से ये नहीं हो पाएगा। सो हमें ऑप्शन एलिमिनेशन वी शुड लर्न दैट। यस सर। यस, बिल्कुल। यस आदित्य, योर टर्न। सर डूज में सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाएं और एलिमिनेशन ट्रिक पे फॉलो करें, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड पता चल रहा है कि पूरा फैक्ट पूछ रहा है, तो एलिमिनेशन ट्रिक और ऑप्शन से ज्यादा करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के। और सर डोंट्स में हो जाएगा कि अब सर बुक मत पढ़े ज्यादा, क्योंकि फैक्ट पूछ रहा है। तो जो बीए में हो गया, बुक पढ़ लिए, थ्योरी व्योरी जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर है वो सब रहेगा। और ये यूनिट 5 और यूनिट 7 पे ज्यादा फोकस करें, आईआर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वाले पे। ओके, यस अंकित। सो डूज तो जैसे कि सबने बता ही दिया कि क्या करना है, फोकस करना है, पीआईक्यू करना है। डोंट एक ही बस ऐड करना चाहूंगा मैं कि नोट्स आप प्लीज अच्छे से बनाए। जैसे मैंने हाल ही में एक अपने जूनियर का नोट्स देखा था, उसमें दिक्कत यही है कि वो बहुत ज्यादा बेसिक है। जैसे कि किसी ने आर्टिकल लिखा है, सारे मेन अमेंडमेंट लिखे हैं, तो सारा अमेंडमेंट लिखा है, पर उस अमेंडमेंट बहुत बेसिक लिखा है। इसमें क्या हुआ था, उसमें आपको डीप जाना ही पड़ेगा कि उससे क्या क्या ऐड हुआ, क्या क्या चेंज आया, बहुत डीप घुसना पड़ेगा। तो जैसे कि आप उसका कौन सा आर्टिकल है, एक चीज कुछ देख के आपको उससे 5 चीज याद आना चाहिए। नोट्स ही हमको लगता है कि सबसे क्रिस्प नोट्स बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम क्लियर होना ही होना है, फिर कोई दिक्कत नहीं। ओके, मैं केवल यही ऐड करूंगा जो संजीवनी ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी और बच्चे ने भी कहा कि क्वेश्चन यदि टफ है, मैं हमेशा कहता हूं तो सबके लिए टफ है,
ये कोई क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं है कि आपको घबराहट होनी चाहिए कि मुझे इतने % मार्क्स आएंगे। आपने देखा 66 पे भी कोई जेआरएफ कर रहा है, 86 पे भी कोई जेआरएफ कर रहा है। 20 मार्क्स का डिफरेंस, 20 क्वेश्चन का डिफरेंस है, 40 मार्क्स का डिफरेंस है। कैन यू बिलीव दिस? 40 मार्क्स का डिफरेंस, और दोनों जेआरएफ है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए कि यदि हमने इतनी अच्छी तैयारी की और हमें ये क्वेश्चन टफ लग रहा है, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन बिल्कुल जो है बनाने लायक है ही नहीं। तो उसमें आपको मुस्कुराना चाहिए। मान लीजिए आपको पूछा गया कि सीनेट में कितने मेंबर हैं फ्रांस के, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, आपको जानना चाहिए कि इंडिया में कोई बच्चा नहीं जानता होगा, कोई नहीं जानता होगा। तो हमें क्या फर्क पड़ता है, ये समझो। आपको ऐसे सोचना चाहिए कि इन्होंने जो है 100 क्वेश्चन नहीं पूछा, 98 क्वेश्चन पूछा है। मुस्कुराओ, आगे बढ़ जाओ, देखेंगे आगे कुछ किसी कोई गेस कर लिया या ऐसे ही भी कर देंगे। ये कॉन्फिडेंस यदि आपको होगी, मतलब जो शायद किसी और ने भी कहा, नाम मैं नहीं याद कर पा रहा हूं, जिन्होंने कहा कि शायद आदित्य ने बोला कि जो क्वेश्चन डुएबल है, मतलब जो इजी है, उसको आपको गलत नहीं करना है, बिकॉज वहां पे आप पीछे हो जाओगे। ध्यान रखो, बिकॉज वो सभी बच्चे बनाएंगे और वहीं पे कंपटीशन हो रहा है। जितने अरबिट क्वेश्चन वहां कंपटीशन उसमें नहीं हो रहा है, वो तो गॉन, वो तो खत्म हो गया। तो उन क्वेश्चन को जरूर सही करना है, और फिर एक 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 बचेगा 10-20 क्वेश्चन का मामला, वही आपको जेआरएफ बनाएगा, पीएचडी बनाएगा या नेट बनाएगा। वहां पे आपको 50-50 चांस है। वहां गेस करना होता है, वहां गट फीलिंग होती है, वहां कॉमन सेंस लगाना होता है। लेकिन ये तभी आपको हेल्प करेगा यदि आपने 50 या 60 क्वेश्चन जो कि सबको सही करना था, वो यदि आपने बिना किसी सिली मिस्टेक के कर लिया है, तब आप जो है उस जोन में पहुंच रहे हो जहां से कि अब आप पीएचडी पहले करोगे, फिर नेट करोगे, और यदि लक ने साथ दिया तो बहुत सारे एलिमिनेशन तुक्का आपका लग जाएगा और जेआरएफ भी के स्कोर आप ले आओगे। ओके देन, तो चलो ये इसको अब हम बंद करते हैं। और एक बार इन सभी टॉपर्स को बहुत बहुत थैंक्स देते हुए कि ये लोग आए, और बहुत और टाइम में आए, क्योंकि आज बहुत सारे और एक्टिविटीज हैं, और इसके चलते मैंने स्क्वीज किया इन लोगों को फोन करके और रिक्वेस्ट किया, और सभी लोग आ गए। अंत में अंकित भी आ गए। तो मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ इन सभी टॉपर के। इनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ये जेआरएफ स्कॉलर हैं, एक को छोड़ के, वो तो नेट है, वो भी जेआरएफ होंगी, और ये सभी जो हैं आगे टीचिंग लाइन में मोस्ट प्रोबेबली जाएंगे। यदि जाते हैं तो ये बहुत बड़ा काम कंट्री के करने वाले हैं। हमेशा जो है ये याद रखें कि ये जो पूरी रिपोजिटरी नॉलेज की ये जो ले रहे हैं, ये इनकी नहीं है, ये समाज की धरोहर है, और इस सबको बांटे नॉलेज, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ सालों से। तो चलो फिर मिलते हैं। आप सभी जेआरएफ टॉपर मेरे टच में रहोगे, डिफरेंट टाइप से हम लोग देखेंगे कि हम लोग मिलकर क्या कर सकते हैं। अब ये रिकॉर्डिंग मैं पहले बंद करता हूँ, 1 सेकेंड। और डियर स्टूडेंट, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, तो आप लोग सबको जो इसको देख रहे हैं उनको भी थैंक्स कि आपने देखा, और आई होप कि आप इससे पूरी फायदा उठाओगे। 1 सेकेंड।